हेलो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर का आखिरी जो टॉपिक हमारा शेष रह गया वो हम रीड कर लेते हैं, जिसका नाम है यहाँ पर पादप पोषक तत्व। पादप पोषक तत्व यानी पादप शरीर के लिए कितने एलिमेंट्स एसेंशियल होते हैं यानी अति आवश्यक होते हैं, तो उनकी संख्या हम फूड एंड न्यूट्रिशन नामक चैप्टर में बता चुके हैं कि ये 17 होती है टोटल। तो पादप शरीर के लिए अति आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 17। तो टॉपिक डाल लीजिए। सबसे पहले आप यहां पर इस टाइटल को यहां लिखेंगे। इसके लिए लिखेंगे पहला पॉइंट, यह पादप शरीर के लिए अति आवश्यक पादप शरीर के लिए अति आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 17 होती है। एक चीज तो यह हो गई, पादप शरीर के लिए आवश्यक या अति आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 17 होती है। यह 17 तत्व मुख्यतः निम्न दो प्रकार के होते हैं। अब पहला प्रकार कौन है, दूसरा प्रकार कौन है, उसे अपन चार्ट के रूप में देखेंगे। यहां पर जो हमने लिखा है उसे एक चार्ट के रूप में देखेंगे कि 17 तत्व दो भागों में विभाजित होते हैं, तो कितने भागों में इन्हें विभाजित किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो टाइटल है इसे लिखा रहने देते हैं, इसी को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं हम। ये किया यहां पर दो भागों में डिवाइड। अब पादप पोषक तत्व दो प्रकार के हो गए, एक तो वृहत मात्रिक पोषक तत्व और दूसरा हो गया सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। वृहत मात्रिक पोषक तत्व को बल्क एलिमेंट भी कहा जाता है, बल्क तत्व, और सूक्ष्म मात्रिक को लेस अथवा ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है, लेस अथवा ट्रेस तत्व। जिस भी नाम से यदि अपने को केवल अपना आंसर देना है, बल्क पूछे तो वृहत मात्रिक, लेस और ट्रेस पूछे उसका मतलब सूक्ष्म मात्रिक। यहां पर वृहत का मतलब गुरु मात्रिक भी दे सकता है, सूक्ष्म का मतलब लघु मात्रिक भी दे सकता है, बात वही रहेगी। अच्छा, बात आती है कि 17 तत्वों को हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं पादप शरीर के लिए, यानी इन 17 में से वो सारे तत्व जो पादप शरीर के द्वारा अधिक मात्रा में ग्रहण किए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है, और इन 17 में से वो सारे तत्व जिनको पादप शरीर के द्वारा सूक्ष्म मात्रा में ग्रहण किया जाता है उनकी संख्या कितनी है। तो 17 में से कितने तत्व हैं जिनको अधिक मात्रा में ग्रहण किया जाता है, तो उनकी संख्या है 9। अब शेष कितने बचे? 9 और 8 17, यानी सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की संख्या हो जाएगी केवल 8। अब इन 9 तत्वों के नाम क्या क्या हैं, उससे पहले अपन इसको भी दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। यह तत्व पादप शरीर के द्वारा अधिक मात्रा में ग्रहण किए जाते हैं। जबकि इसके लिए क्या लिखेंगे, यह तत्व पादप शरीर के द्वारा कम मात्रा में ग्रहण किए जाते हैं। अब इनको भी 3 भागों में डिवाइड किया है, तो सबसे पहले अपन यहां पर 3 भाग कर देते हैं इसके। ये रहे प्राथमिक तत्व,
दूसरे वाले को नाम दे रहे हैं यहां पर द्वितीयक तत्व, सेकेंडरी एलिमेंट, प्राइमरी एलिमेंट। तीसरे वाले को तृतीयक तत्व नाम नहीं देंगे, इनको अखनिज तत्व नाम दिया गया है। अच्छा, प्राथमिक तत्व को एक और नाम दे सकते हैं यहां पर क्रांतिक तत्व, क्रिटिकल एलिमेंट। प्राइमरी एलिमेंट तो कही हमने, क्रिटिकल एलिमेंट, सेकेंडरी एलिमेंट, इसे टर्शियरी एलिमेंट नाम नहीं देंगे, इसे सिर्फ क्या नाम दिया है, नॉन मिनरल्स एलिमेंट। अच्छा, यहां पर प्राथमिक और द्वितीयक शब्द तो हमने दे दिया, इसे तृतीयक शब्द क्यों नहीं दिया, ये स्टूडेंट के माइंड में आ सकता है। तो इसका रीजन ये है कि पादप शरीर में दो प्रकार की वृद्धि होती है। यह हमने बीज बोया, देन सबसे पहले तो लंबाई में वृद्धि होगी, चाहे वो तना हो या जड़ हो, दोनों की लंबाई में वृद्धि होगी, और उसके बाद तने और जड़ दोनों की मोटाई में वृद्धि होगी। फाइनली एक प्लांट में दो प्रकार की ग्रोथ देखी जा सकती है, एक तो लंबाई में वृद्धि और एक मोटाई में वृद्धि। तो लंबाई में वृद्धि पहले होती है, मोटाई में वृद्धि उसके बाद होती है। तो जो पहले वृद्धि हुई यानी लंबाई, उसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं, और जो बाद में वृद्धि हुई मीन्स मोटाई, उसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। तो पहले लंबाई बढ़ती है फिर मोटाई बढ़ती है, इसलिए लंबाई को प्राथमिक वृद्धि और मोटाई को द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। तो ऐसे तत्व जो प्राथमिक वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अर्थात लंबाई के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक तत्व। और वो सभी तत्व जो पौधे के शरीर में द्वितीयक वृद्धि अर्थात मोटाई के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सारे तत्व क्या कहलाते हैं, द्वितीयक तत्व। तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, देन एग्जाम्पल लिख लेंगे अपन। यह तत्व पादप शरीर में प्राथमिक वृद्धि अर्थात लंबाई के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, यह तत्व पादप शरीर में द्वितीयक वृद्धि अर्थात मोटाई ओब्लिक चौड़ाई के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं यहां पर। एग्जाम्पल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एन पी के। यहां पर भी लिख देता हूं एग्जाम्पल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सी एम जी एस। अच्छा, अखनिज तत्व क्या होते हैं, देखो ये जो तत्व हैं हमने पढ़े हैं, वृहत मात्रिक 9 है टोटल, जिसमें से प्राथमिक 3 हो गए, द्वितीयक भी 3 हो गए, इसका मतलब ये कितने बचे हुए हैं, 3। अब ये तत्व क्या काम करते हैं, ये तत्व काम आते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करने के लिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करने के लिए पौधे को 2 चीजें चाहिए, सॉरी 3 चीजें चाहिए। वायुमंडल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से H2O यानी जल, और सूर्य का प्रकाश। तो CO2 में 2 एलिमेंट आ गए, एक तो कार्बन और एक ऑक्सीजन, और जल में 2 एलिमेंट आ गए, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ये दोनों तत्व अखनिज तत्व के रूप में जाने जाते हैं, सॉरी ये तीनों तत्व अखनिज तत्व के रूप में जाने जाते हैं। तो यहां पर अपन देख लेते हैं कि यह तत्व, यह पोषक तत्व पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करने के लिए
गैस व द्रव के रूप में अर्थात CO2 व H2O के रूप में वायुमंडल से ग्रहण किए जाते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करता है, हम जानते हैं कि पानी भूमि से ग्रहण करता है, लेकिन हमारी भूमि के लिए, पृथ्वी के लिए जल का स्रोत वर्षा होती है। तो वर्षा वायुमंडल से जाती है पानी भूमि के अंदर, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के रूप में वायुमंडल से ग्रहण की जाते हैं। इसलिए मैंने इन दोनों का जो सोर्स लिखा है वो लिखा है वायुमंडल, क्योंकि दोनों वायुमंडल से ही प्राप्त की जाती है। बस CO2 वायुमंडल से ही ग्रहण की जाती है, H2O वायुमंडल से भूमि में चला जाता है, इसलिए भूमि से ग्रहण किया जाता है, लेकिन सोर्स इसका वायुमंडल ही लिखा है मैंने यहाँ पर। अच्छा, इसके एग्जाम्पल अभी बाकी हैं, 3 एग्जाम्पल इसके लिखने अपने को। यहाँ पर 1 2 3 करके लिख देता हूँ। ये लिखा मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 कार्बन, यहाँ नीचे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 हाइड्रोजन, और 3 नंबर पे लिखेंगे अपन यहाँ पर ऑक्सीजन। तो ये 3 एग्जाम्पल इसके हो गए। अब CO2, C और O मिलकर क्या बनेंगे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H और O मिलकर क्या बनेंगे? जल, H2। फाइनली अब अपने पास सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व बचे हुए हैं, जिन्हें लेस या ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। ये पादप तत्व पादप शरीर के द्वारा बहुत कम मात्रा में ग्रहण किए जाते हैं, लेकिन इनका ऐसा नहीं है कि बहुत कम मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं तो इनका कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इनके कार्य भी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कम मात्रा में ही बहुत अच्छा कार्य करके संपन्न कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं इनके एग्जाम्पल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। देखो, इनके नाम एक बार मैं बता देता हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं नाम भी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इसे कैलियम भी कहते हैं, जैसे मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन नाम के चैप्टर में लिखा है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसे गंधक भी कहते हैं। बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, मैग्नीज, फेरम, आयरन, लोहा, इसी का नाम है। कुप्रम, कॉपर, तांबा, जिंक, जस्ता, निकल। अच्छा, यहां पर अब अपने पास 17 तत्व हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा 2-5 लाइनें लिख लेते हैं। यहां तक आप नोट कीजिए। देखो, यहां पर वैसे फंक्शन तो यहीं पे शो हो रहे हैं कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम पादप शरीर में प्राथमिक वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए इनको क्रांतिक तत्व भी कहते हैं। यहाँ कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तीनों तत्व सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अर्थात मोटाई के लिए। अखनिज तत्व 3 होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को लिया गया है। ये नंबर 1 कार्बन, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं। ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 हाइड्रोजन, और ये नंबर 3 ऑक्सीजन। इसमें कुछ एक पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछे जाते हैं। पादप पोषक तत्व 17 प्रकार के लिखे हैं। अब ये 17 तत्व पादप शरीर के लिए क्या क्या कार्य करते हैं, ये अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक आप इसे नोट करें।